मिसेस गोपाल बचपन से ही अस्थमा यानी दमे से पीड़ित थी, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ उनकी ये दिक्कत भी बढ़ती गई। अस्थमा के अटैक्स बढ़ते गए। I was brought up in Kerala. Then at that time also I मैं had केरला में पली बढ़ी। उस समय भी मुझे अस्थमा था, लेकिन बार बार नहीं होता था। लेकिन 22 साल से दिल्ली में रहने के बाद मुझे अक्सर अस्थमा का अटैक आता है। very much asthmatic attacks regularly, frequently. सांस लेना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब आप सांस ले रहे होते हैं तो आपका इस तरफ ध्यान ही नहीं जाता, लेकिन जब सांस लेने में कोई दिक्कत आती है तो वहां से ध्यान हटता ही नहीं। और ऐसा ही बचपन से अस्थमा होने के कारण हुआ मिसेस गोपाल के साथ। उन्हें सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ता था, साथ ही उन्हें सांस फूलने की भी शिकायत थी। कभी कभी तो उन्हें अस्पताल तक ले जाने की नौबत आ जाती थी। डॉक्टर्स ऑन कॉल पे आपका स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर समीर गुप्ता। और मैं हूं डॉक्टर सोनियालाल गुप्ता। वर्ल्ड अस्थमा वीक पर आज हम बात करेंगे अस्थमा की। सामान्य स्थिति में आपकी सांस लेने की नली साफ होती है और हवा आसानी से अंदर बाहर आ जा सकती है, लेकिन दमा होने पर सांस लेने की नली में सूजन आ जाती है, जिससे सांस लेने में दिक्कत होती है। दमे का अटैक आमतौर पर तब होता है जब कोई ऐसी चीज जिससे आपको एलर्जी हो, जैसे कि पोलोनेज, धूल, धुआं वगैरह सांस लेने के दौरान आपकी सांस की नली में गुजर जाए। इससे ब्रोंकियोल्स के आसपास की मांसपेशियां, जो फेफड़ों की ब्रीदिंग ट्यूब होती है, वो सख्त होने लगती है और फिर सूज जाती है। ब्रोंकियोल्स की म्यूकस ग्लैंड्स एक मोटा म्यूकस पैदा करती है, जो नली को और पतला कर देती है, और जब ये स्थिति और गंभीर हो जाती है तो अस्थमा का अटैक बढ़ सकता है। भारत में करीब 2 करोड़ लोग अस्थमा की बीमारी से पीड़ित हैं। अब कई डॉक्टरों का मानना है कि अस्थमा का एक मुख्य कारण एलर्जी है। यही कारण मिसेस गोपाल के साथ भी जुड़ा था। मिसेस गोपाल जानती थी कि उन्हें दमा है। 3 इनहेलर्स और 9 तरह की दवाइयां लेने के बाद उनकी स्थिति बिगड़ती गई। इसके बाद एक सीनियर पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर दीपक तलवार के पास पहुंची। ये हमारे पास एक एलर्जिक अस्थमा लेके आई थी। अस्थमा जो कि सांस की बीमारी है, जिसमें सांस की नलियों के अंदर इन्फ्लेमेशन और यानी सूजन आ जाती है। एलर्जिक एक्सपोजर के बाद होती है, जिसमें कि बॉडी उन चीज़ों को जिनको कि एलर्जिक है, अगर उसके कांटेक्ट में आती है तो सांस की नलियों के अंदर एक रिएक्शन सेटअप हो जाता है, जिससे कि सांस की नलियों में सूजन आ जाती है और हवा के आने जाने में दिक्कत होती है। उस वक़्त ये बहुत सारी दवाइयाँ ले रही थी और इस दवाइयों के बावजूद भी इनको अटैक्स हो रहे थे और ये अपना काम नहीं कर पाती थी। इस तरीके के मरीजों को हम लोग सीवियर अस्थमा या डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल अस्थमा बोलते हैं, जो कि जनरली आजकल जबकि सबसे अच्छी दवाइयाँ अवेलेबल हैं अस्थमा को कंप्लीटली ट्रीट करने के लिए और कंट्रोल में रखने के लिए, उसके बावजूद भी 5 से 10% पॉपुलेशन को अफेक्ट करती है। हमारे देश में ही 20 मिलियन एस्थमेटिक्स हैं, जिनमें से कि 2 मिलियन के करीब सीवियर एस्थमेटिक हैं, जो कि दवाइयों के बावजूद भी जिनको सिम्टम्स रहते हैं और वो सफ़र करते हैं और अपनी डेली एक्टिविटीज़ को नहीं कर पाते हैं। क्योंकि अस्थमा का मुख्य कारण है एलर्जी, इसलिए इसके इलाज में इम्यूनोथेरेपी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे इसके लक्षणों को कंट्रोल किया जा सकता है। इस तरीके के मरीजों के लिए जब हम पहले उनको चेक करते हैं तो पहले हम उनको दवाइयाँ उनकी रेगुलराइज करते हैं, कौन सी दवाई देनी है, किस रूट से देनी है, कितनी डोज में देनी है और पेशेंट उनको ठीक से ले पा रहा है या नहीं। इन सब चीज़ों को चेक करने के बावजूद और अगर फिर भी मरीज को सिम्टम्स रहते हैं तो फिर हम उनको दवाइयों के ऊपर एक तरह की थेरेपी होती है, जिसको हम लोग इम्यूनोथेरेपी बोलते हैं, इम्यूनोथेरेपी पे स्टार्ट करते हैं। इम्यूनोथेरेपी एक ट्रीटमेंट ऑप्शन है एलर्जिक डिजीज़ के लिए, जो कि एलर्जिक राइनाइटिस और अस्थमा के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें कि आप जिस चीज़ को भी एलर्जिक हैं उसके अगेंस्ट वैक्सीन बना के दी जाती है, जो कि धीरे धीरे उन एलर्जिक सब्सटेंसेस से आपको बचा सकती है उसके एंटीबॉडीज़ बनाने के बाद। तो इसको धीरे धीरे बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं, छोटी छोटी डोज से देना शुरू करते हैं और उसके बाद बढ़ाते चले जाते हैं जैसे जैसे बॉडी की टॉलरेंस डेवलप होती है, और फिर उस लेवल तक ले आते हैं जिसके अंदर कि अब बॉडी उन चीज़ों को अगर एक्सपोज्ड भी होती है जिनसे कि आप एलर्जिक हैं, उसके बाद उसके अंदर उनमें वो रिएक्शन नहीं होता, क्योंकि एंटीबॉडीज़ उसको प्रोटेक्ट कर लेती हैं। तो इस तरह से इसको इसलिए वैक्सीनेशन बोलते हैं। ये लंबा तरीका है, इसमें धीरे धीरे बॉडी को इम्यून कर दिया जाता है उन चीज़ों से जिनसे कि आप एलर्जिक हैं। इम्यूनोथेरेपी के बाद मिसेस गोपाल की तबीयत में काफी बदलाव आया है।
अब उन्हें काफी बेहतर महसूस होता है और दवाई की भी कम जरूरत पड़ती है। Now I am taking only one. नहीं, मैं सिर्फ एक इनहेलर ले रही हूँ और 6 हफ्तों में एक बार इम्यूनोथेरेपी इंजेक्शन लेती हूँ। For once in 6 weeks. हालांकि अस्थमा का कोई पक्का इलाज नहीं है, लेकिन दवाइयों और इम्यूनोथेरेपी जैसे ट्रीटमेंट के जरिए इसके लक्षणों को कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आप अच्छा भी महसूस कर रहे हैं, फिर भी बिना डॉक्टर की सलाह के दवाइयों को नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि अस्थमा का अटैक कभी भी आ सकता है। तो मिलते हैं अगले हफ्ते।